अनुरोध करूंगा, अनुनय विनय जो भी समझिए वो करूंगा कि आप टीवी देखना एकदम से बंद कर दीजिए, पूरी तरह से एकदम से त्याग दीजिए, कोई चैनल मत देखिए। अगर चैनल नहीं देखेंगे उनकी टीआरपी गिर जाएगी, उनको देखने वाले बंद हो जाएंगे। जब उनको देखने वाले बंद हो जाएंगे, आप उनको किसी और माध्यम से जाकर के, सोशल मीडिया के माध्यम से जाकर के वो क्या बोलते हैं अपने चैनलों पर देख लीजिए और उसके बारे में उनकी हकीकत को समझ लीजिए। लेकिन सीधे टीवी खोल करके टीवी चैनल को मत ऑन कीजिए और टीवी चैनल को मत देखिए, न्यूज चैनल को। इनकी हवा अपने आप टाइट हो जाएगी। ये पूंजीवादी लोग इनको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये कहां से तनख्वाह देंगे? ये जब पूंजीवाद का सबसे बड़ा जो बैकड्रॉ है वो यही है कि वो 1 रुपया भी बर्दाश्त नहीं करते, 1 रुपया भी लाभ हानि नहीं उठा सकते। हाँ, अगर उन षड्यंत्र करने की उनकी योजना है तो उस पर वो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, षड्यंत्र को वो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन अगर आप इनको देखना बंद कर देंगे तो ये ना दिखाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो पहला, हमें और आपको ये एक तरह से शपथ लेना पड़ेगा कि हम टीवी कभी नहीं देखेंगे। हम टीवी कभी नहीं देखते। मैं अपने बारे में बता रहा हूं मेरे दोस्त, मैं टीवी कभी नहीं देखता। टीवी के माध्यम से न्यूज चैनल कभी भी नहीं देखता। सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ उन्हीं पत्रकारों को देखता हूं जो देश के लिए लड़ रहे हैं, जैसे नाम मैंने बताया, उनके प्रोग्राम्स को, उनके कमेंट्स को, उनके वो जो भी हैं उनको देखता हूं। आप भी वही कीजिए, पहला। तीसरी बात, मेरे दोस्त, मैं अपने किसान भाइयों से, मैं किसानों के लिए हमेशा लड़ता रहा और किसानों की लड़ाई में ही मैं जेल गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को यह बर्दाश्त नहीं था कि मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूं और इसीलिए मुझे उठाकर जेल भेजे। तो प्रश्न यह है कि किसानों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो पूरे देश में समाचार पत्र फाड़ने का, टीवी बहिष्कार का प्रोग्राम चलाएं, जन जागरण चलाएं। सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों को फाड़कर, जला करके प्रतीकात्मक रूप से लोगों को बताएं कि ये देश के लिए खतरा है, ये समाचार पत्र नहीं है, ये देश के लिए खतरा है। लोगों को आह्वान करें, लोगों को बताएं कि आप समाचार पत्र खरीदना बंद कर दीजिए। जब आप समाचार पत्र खरीदना बंद कर देंगे तो ये छापना बंद करना पड़ेगा इनको, या फिर गलत सूचनाएं जो छापते हैं उससे इनको बाहर आना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुहिम आपको चलाना पड़ेगा मेरे दोस्त। इस माध्यम से, मतलब सूचना तंत्र को भी, मतलब आप ये समझ लीजिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका से लड़ते रहेंगे, लेकिन हमें सूचना तंत्र को सुधारने के लिए पहले इनसे ही लड़ना जरूरी है। हमारा फर्स्ट, अगर हमारा आपका देश का कोई दुश्मन सबसे बड़ा पहले सामने खड़ा है, वो है मीडिया, और वो गोदी मीडिया। तो मेरे दोस्त, आपको कसम खानी पड़ेगी कि आप टीवी देखना बंद करेंगे। और किसानों को, सबसे मैं कह रहा हूं, आप लोगों से और किसानों से भी, किसान नेताओं से भी कहूंगा, आज वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ करके जीत नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में मैं बहुत बोलूंगा। आपको रोज रोज बताऊंगा कि मतलब किसानों के साथ कैसे धोखा हुआ, किसानों के साथ किस तरह का देशद्रोह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, ये सब सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन उसको लोगों तक नहीं पहुंचने देने का काम ये मीडिया कर रहा है। तो किसानों से भी मेरा अनुरोध है, मजदूरों से भी मेरा अनुरोध है, किसानों, मजदूरों और नौजवानों से जो नौकरी के लिए आज तड़प रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप समाचार पत्र खरीदना बंद कर दीजिए। और अपने माध्यम, सबसे पहला काम यह कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में समाचार पत्र फाड़ करके जलाने का कार्यक्रम कीजिए। लोगों को मैसेज दीजिए इनकी गद्दारी का,
इनके गद्दार होने का सबूत पेश कीजिए, और वो आप ही कर सकते हैं, और हम और आप मिलकर ही उन्हें सुधार सकते हैं। तो किसानों से और मेरे भाइयों से, आम मजदूरों से और अपने बेरोजगार युवाओं से, सबसे सबल जो इस समय या पूरी दुनिया में हमेशा रही है, युवा पीढ़ी रही है, जो बेरोजगार आज बैठी हुई है, जिसे नरेंद्र मोदी ने बेरोजगार करके घरों में बिठा दिया है, वो अपने आप को घरों में ना मारें, बाहर निकलें और सबसे पहले मीडिया को सुधारें। समाचार पत्र फाड़ करके, जला करके प्रतीकात्मक रूप से इनका विरोध करें, तभी ये सुधरेंगे। खरीदना बंद कर दें, कोई भी समाचार पत्र ना खरीदें। अगर आपको सूचना लेनी है तो सोशल मीडिया से ले लीजिए, जान लीजिए, आप भी जान सकते हैं। बाय द वे, अगर एक आदमी समाचार पत्र खरीद भी लेता है तो 100 मिल करके उसको एक दूसरे तक पहुंचाइए, पढ़ लीजिए। अगर कुछ जाना है, उनके कुछ बातें हैं, कोई चीज अगर मजबूरी है, बाकी उनका बहिष्कार कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी का आज का चेहरा आपने देखा होगा, त्रिपुंड लगाए। वो हर रोज कोई न कोई नए भेष में आते हैं। अगर फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो तो दुनिया में अगर कोई, पूरी दुनिया का विश्व विजेता अगर किसी को घोषित किया जा सकता है तो हमारे नरेंद्र मोदी हैं। तो फैंसी ड्रेस के आज के कंपटीशन में वो त्रिपुंड लगाए आए। उन्होंने रामानुजाचार्य की मूर्ति का उद्घाटन किया, अच्छी बात है। उस पर कुछ कहा, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उस इंस्टीट्यूशन को, यानी जो रामानुजाचार्य की मूर्ति बनी है, वो संस्था, वो ट्रस्ट, कब अडानी भाई को बेचेंगे? ये भी देश को बचाना चाहिए। वैसे कई दिनों से मैं देख रहा हूं, 1-2 दिन से, वो उत्तर प्रदेश के कुछ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरीज के फोटोज डाल रहे हैं, और गुजरात के कुछ ऐसे ही मतलब नेचर से रिलेटेड फोटो डाल रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि अगर ये अभी तक नहीं बिके हैं तो कहने का मतलब नरेंद्र मोदी की निगाह पड़ गई तो वो बिकने वाले हैं। मेरे दोस्त, बहुत पहले, आप नई पीढ़ी के लोग हो, आप नहीं देखे होंगे, एक पिक्चर आई थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा किसी रोल को कर रहे थे। उनमें उनका नाम जग्गू था। तो अक्सर वो डायलॉग बोला करते थे कि जग्गू ने जिस डाली पे नजर डाली वो डाली डाली नहीं रही। मुझे याद आ गया, और इसीलिए आपको सावधान कर रहा हूं, देश को भी सावधान कर रहा हूं कि जग्गू, हमारे आज के प्रधानमंत्री, जग्गू ने जिस डाली पे नजर डाली। अब ये रामानुजाचार्य का वो उद्घाटन किए हैं, ये कब बिकेगा मुझे नहीं मालूम। जिन वर्ड सेंचुरी का गुजरात में उन्होंने फोटो डाला, शायद वो बिक भी चुका हो, तो नहीं कह सकते। वो वहां के गुजराती भाई अगर सूचना दें तो बताएं तो कि वो अडानी भाई का हो गया कि नहीं। लेकिन दुख की बात यह है, या खतरे की बात यह है, कि उत्तर प्रदेश की वर्ल्ड सेंचुरी का भी फोटो उन्होंने डाला, यानी जग्गू की नजर पड़ गई है। कि जग्गू ने जिस डाली पे नजर डाली, यानी वर्ल्ड सेंचुरी पर नजर पड़ चुकी है। तो अब वो कब अडानी भाई का हो जाएगा पता नहीं। लेकिन अगर जागरूकता फैलाएं आप इस मुद्दे को, हमारी बात को अगर दूसरों तक पहुंचाएं, तो थोड़ी बहुत सावधानी जरूर बरतेंगे। इतने जल्दी नहीं बेचेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे। मेरे दोस्त, अब अगर बात निकली है हमारे नरेंद्र भाई की, तो गांव में मैं जब देखता था कि कोई एक आवारा लड़का होता था, वो अपने बाप दादा की संपत्ति बेचता था, तो उसे बड़ी हिकारत की नजर से देखते थे लोग। और यहां तक कि शादी विवाह में उसको नहीं बुलाते थे, पानी नहीं पूछते थे अगर दरवाजे पर आ जाए, या आपस में जब बातें करते थे उसके बारे में तो बड़ी हिकारत की नजर, मतलब घृणा की नजर से देखते थे। छोड़ यार, ये बेचू आदमी है,
उस बेचू आदमी की कदर बस एक दिन होती थी। आप जानते हैं, आपको भी याद होगा, गांव में जब कोई अपनी जमीन वगैरह बेचता था, बेचू होता, अपने बाप प्रॉपर्टी की जमीन बेचता, बाप दादा की जमीन को बेचता था, तो उस दिन उसकी बड़ी हाव भगत होती थी। दो चार आदमी आगे पीछे टहलते रहते थे, वो उसको रसगुल्ले मिठाइयां खिलाई जाती थी। जब तक वो लिखना जो होता है, मतलब वो कोर्ट का प्रोसीडिंग पूरा नहीं हो जाता, जब तक वहां वो दस्तखत नहीं कर लेता था, तब तक उसके चारों तरफ उस खरीदने वाले के आदमी खड़े रहते थे। और जैसे ही वो साइन कर देता था, उसका पीछा छोड़ देते थे। लेकिन उसको भी मिठाइयां बांध देते थे, रसगुल्ला वगैरह वगैरह, और उसके साथ जो आए रहते थे उसको भी बांध देते थे, वो लेके जाते थे। यानी एक दिन, उसी दिन जिस दिन वो बेचता है, उसी दिन उसकी इज्जत होती थी। दूसरे दिन जिसने खरीदा, उसके दरवाजे पर भी वो बेचने वाला अगर चला जाता था तो उसे पानी भी नहीं पूछता था वो आदमी। मैं नहीं जानता कि आज ऐसा क्या हो गया है समाज में, लोगों की सोच इतनी क्यों बदल गई है कि देश बेचने वाले, गांव, समाज, इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्रियां, रेलवे, पोर्ट, सब कुछ बेचने वाले नरेंद्र मोदी को लोग इज्जत कैसे दे रहे हैं, उसको मोदी मोदी लोग कैसे कह लेते हैं, तालियां कैसे बजा लेते हैं। किस दुनिया के लोग हैं वो लोग, किस दुनिया में रहते हैं, मैं नहीं जानता। मैं तो बस चकित हूं। क्या ऐसा होता है? जैसे मान लीजिए, पुराने जमाने में जब एक शराबी गांव में आ जाता था तो गांव भर मिल करके मारते थे। मेरे टाइम पे अगर एक कोई शराब पी करके गांव का आवारा लड़का पी के आ जाता था तो उसको गांव वाले मिल के मारते थे। कोई ऐसे इस तरह की बेच वेच करके आ जाता था, मान लीजिए गांव में ही बेच दिया, तब तो कुछ सिर्फ नफरत करते थे। गांव के बाहर जाकर के बेच देता था तो उसको पीटते ही थे गांव में मिल करके। गांव जाकर के गांव से बाहर क्यों बेच के आ गया? और नरेंद्र मोदी पूरे देश के इंस्टीट्यूशन, गांव से बाहर तो क्या, दुनिया, भारत से बाहर बेच रहा है, लोगों को बेच रहा है, अमेरिका को बेच रहा है, चीन को बेच रहा है, और पूरा भारत मोदी 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 कर रहा है। ये कैसे कर रहा है? उनमें कहां से ये, मैं आश्चर्यचकित हूं। मैं नहीं जानता कि इस तरह की भावनाएं लोगों में देखने को मिलेंगी कि बुराइयों को लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैंने इसी नरेंद्र मोदी के काल में देखा है कि एक बलात्कारी के पीछे खड़े लोग नारा लगा रहे थे, एक अत्याचारी हत्यारे के पीछे खड़े लोग उसको माला पहनकर नारे लगा रहे थे। ये नरेंद्र मोदी काल में ही हुआ, इसके पहले तो मैंने नहीं देखा है कभी। चलिए, अगर उसको कोई सजा नहीं देते थे, पक्षपात करते थे, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको माला पहना करके एक चोर, एक डकैत, एक बलात्कारी, एक व्यभिचारी, ऐसे आदमियों का स्वागत समाज करे, ये पहली बार मैं देख रहा हूं, और पहली बार हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है। और दोस्तों, इस अपने उद्घाटन समारोह में नरेंद्र मोदी ने एक बात कही, वो मेरी समझ से तो परे है, लेकिन मैं उसे समझने, आपके सामने भी रख देता हूं, आप समझने की कोशिश कर लीजिएगा। संतों को मिला सम्मान, नरेंद्र मोदी ने कहा कि संतों को मिला सम्मान उनके काल में, इस पीरियड में। क्या आप भी मानते हैं संतों को मिला सम्मान? और कम से कम नरेंद्र मोदी जी से संत मानते थे। नरेंद्र मोदी आशाराम जी को संत मानते थे, उन्हें जेल में डाल दिया बिना किसी अपराध के। उनके ऊपर जो ये मैं भी जानता हूं, वो व्यभिचारी हो सकते हैं,
मैं उनके उनके कैरेक्टर को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं और मेरी औकात नहीं है कि मैं उनके कैरेक्टर को सर्टिफिकेट दूं, लेकिन यह मैं जानता हूं कि जिस अपराध में वो जेल में है वो उन्होंने नहीं किया है, वो नरेंद्र मोदी की साजिश है। और सिर्फ अपना बदला, मतलब पैसा पूरा ब्लैक मनी जो पूरा गुजरात बेचने से मिला था वो आसाराम बापू के फंड में डाला जाता था, उनके ट्रस्ट में डाला जाता था, पैसा दिए। अब उस पैसे को चाहते थे कि वो चुनाव में लगाएं। आसाराम बापू थोड़ा ज्यादा ही महत्वाकांक्षी थे, वो अपने आप को नरेंद्र मोदी से भी ऊपर उठने की कोशिश किया, बोला आप जो उखाड़ना उखाड़ लो। नरेंद्र मोदी ने उखाड़ दिया, ले जाकर के जेल में डाल दिया, आज भी जेल में सड़ रहे हैं। संतों का सम्मान हुआ। एक थे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव बेचारे पूरे अपने 4 साल 5 साल 7 साल लाठी खाए, पता नहीं क्या क्या हुआ, औरतों का कपड़ा पहन के भागे। वो तो कांग्रेस थी, छोड़ दिया, ले जाकर के पहुंचा दिया हरिद्वार। अब उस बाबा रामदेव को हाउस अरेस्ट करके रखा है। बाबा रामदेव से बोलो काला धन, काला धन। एक दिन बहुत पहले की बात है, 2016 में, 14 में प्रधानमंत्री बने थे, वो एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता पाऊंगा। 2016 में बाबा रामदेव ने काला धन की बात उनके मुंह से निकल गया और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने काला धन के बारे में जो कहा था वो वादा नहीं निभाया। मेरे दोस्त, दूसरे दिन से कुछ चैनल्स रामदेव की बखिया उधेड़ कर रख दिया, उनके सारे काले चिट्ठे, अपने गुरु को ऐसे मारा, अपने इसको ऐसे मारा, ये किया, ये हड़पा, वो हड़पा, पता नहीं कितने आरोप। उनके आरोपों की कोई सीमा नहीं, ठोक के रख दिया। पता चला 2-4 दिन में ही रामदेव जेल जाने वाले हैं। भागे भागे दूसरे दिन रामदेव आए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है काले धन पर। क्या किया है? काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के बजाय अंडरग्राउंड कर दिया। चलिए, तो कहने का अर्थ यह है कि क्या यही सम्मान हुआ है? आप जाने या ना जाने, मैं जानता हूं कि पतंजलि का पूरा अंपायर नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है और स्वामी रामदेव तो हाउस अरेस्ट हैं। वो बाहर निकल कर काला धन, ये 4 शब्द बोल, जैसे नरेंद्र मोदी आज चीन नहीं बोल पाते अपनी जिंदगी में। हमको आपको पाकिस्तान का नाम लेकर डराएंगे, लेकिन अपने चीन, नरेंद्र मोदी से कह दो आप मुझे पाकिस्तान का नाम लेके क्यों डराते हो भाई? सिर्फ आप बोलो चीन, नरेंद्र मोदी नहीं बोलेंगे। और जब से गलवान घाटी घटना हुई है उसके बाद से लेकर चीन उनके मुंह से नहीं निकला है। इतने बड़े बहादुर हैं, इतने बड़े तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, चीन शब्द नहीं बोल पाते। अब डील है उनके और चीन के बीच, या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी क्या है? संसद में भी यह बात कहा गया कि इट्स अ कावर्ड, एक कायर है, तो वही होंगे। दोनों में से कोई एक तो है, वरना चीन का शब्द भी नहीं निकाल पाते, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो कहने का मतलब उन्होंने ये कहा कि संतों का सम्मान हुआ। तो आप देखें संतों का सम्मान। अब बाबा रामदेव भी अपने आप को संत ही मानते थे और नरेंद्र मोदी तो बहुत बार जाकर पैर वैर छू के आए थे, हम सामने थे, वहीं अगल बगल में बैठे थे, देख रहे थे। और वो बाबा रामदेव बेचारे को जो है हाउस अरेस्ट करके रखा है, वो बोल भी नहीं सकता, घूमता टहलता था वो भी चला गया उसका। बाबा रामदेव को लाला रामदेव बनाकर छोड़ दिया नरेंद्र मोदी ने। अपना मुनीम, अपना स्टेट एजेंट, अपना स्टेट मैनेजर। पतंजलि स्टेट नरेंद्र मोदी की है, बेनामी संपत्ति जो मैंने बताया, तो उसका मैनेजर बना के छोड़ दिया। बाबा रामदेव को लाला रामदेव बना के छोड़ दिया। अब तो मैं कहता हूं कि बाबा रामदेव जी जरा एक बार आकर के काला धन बोल के दिखाइए। हरिद्वार नहीं पहुंचने देंगे, अगर दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलोगे करके तो हरिद्वार नहीं पहुंचने देंगे। और यूं भी आपको उत्तर प्रदेश से ही जाके गुजर के जाना पड़ता है, गाजियाबाद वगैरह। और आप जानते हो हमारे वहां ठोक मंत्री हैं, गाड़ी पलट कर मारते हैं।
आपको मारते देर नहीं लगेगी। तो ये तो बात हुई। आज आपने मोदी जी को त्रिपुंड लगाए देखा, आपको आश्चर्य हुआ नहीं? मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि हर रोज उनका एक नया रूप देखने को मिलता ही मिलता है। एक नया ड्रेस, एक नया रूप, एक नया चेहरा, एक नया दाढ़ी, आप मुझे कहेंगे कि आप भी ये दाढ़ी बढ़ा लिए, आप तो दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, छोटी छोटी दाढ़ी रखते थे। तो मेरे दोस्त, मैं अब ये दाढ़ी नरेंद्र मोदी के ऊपर रखा है। नरेंद्र मोदी जब सत्ता से उतरेंगे तब मैं दाढ़ी बनवाऊंगा, और वो भी बालाजी में। ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको, इसलिए मैंने रखा है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो ट्रिम करवाते हैं। मतलब जब बंगाल में चुनाव था तो वो एक रूप पकड़ लिया, क्या बोलते हैं वहां, रविंद्रनाथ टैगोर का। उसके लिए उन्होंने दाढ़ियां बढ़ाई, क्या ड्रामा, एकदम टैगोर लग रहे थे। अब जो जरूरत नहीं है। अभी एक दिन गए थे, पता नहीं किसी एनसीसी के फंक्शन में, तो पूरा पंजाबी का ट्रिम दाढ़ी, और वो मतलब हर, कहने का अर्थ ये है कि नरेंद्र मोदी अब दूसरी बात तो रामदेव के लिए कह रहा था, वही बात मैं, ओवैसी आपने देखा, अभी एक बहुत बड़ा ड्रामा देखा, आज आगे भी देखते रहेंगे, अभी भी देख रहे हैं। आज अब कम से कम कुछ दिनों तक ओवैसी एक मसाला है, सारे गोदी मीडिया पर चलते रहेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि गोदी मीडिया, ओवैसी गोदी मीडिया के दुलारे पुत्र हैं, ऐसे कह सकते हैं, बहुत दुलारे। मैं समझता हूं ओवैसी बाथरूम में जाते होंगे, छींकते होंगे, वो भी गोदी मीडिया दिखाती, कोई दिखाए ना दिखाए। लेकिन मैं आपसे भी पूछता हूं, किसी भी सवाल करता हूं, जो गोदी मीडिया हम जैसों को दिखाती नहीं, या जो काम करते हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके जो किसानों को साल भर नहीं दिखाया, जो किसानों का बहिष्कार किया, मजदूरों का बहिष्कार किया, छात्र लाठी खा रहे थे नहीं दिखाया, वो गोदी मीडिया ओवैसी को जरूर दिखाती है। तो जो ड्रामा अभी कुछ दिनों पहले, कल परसों जो घटा, गोली चलने का, आपने देखा, गोली गाड़ी के बेस पे लगी है। मतलब उनको गोली मारने का ये ड्रामा किया गया। वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री ठोकू मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते हैं। अगर ओवैसी को मारने का निर्णय ही ले लिया होते तो ओवैसी बच के चले जाते। आप सोचो, ओवैसी को मारना नहीं था, यह तो एक ड्रामा था जिसे क्रिएट करके हिंदू मुसलमान के मुद्दे को फिर से थोड़ा जगाना था, और ओवैसी को थोड़ा सा भाव देना था, ओवैसी को आगे बढ़ाना था, ओवैसी को हाईलाइट्स और लाइमलाइट्स में लाना था, क्योंकि मुसलमान एकजुट होकर के सपा बसपा या किसी दूसरी पार्टी को वोट ना दे दे। तो ओवैसी नरेंद्र मोदी के मतलब ओवैसी की फंडिंग नरेंद्र मोदी करते हैं। अब जिसकी फंडिंग नरेंद्र मोदी करते हो, जिसको पैसा देकर चलाते हो, जिसको पाले पोसे हो, उसको मारेंगे, मरवाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मरवाना ही होता तब ओवैसी बच के चले जाते, सवाल ही नहीं उठता। और ठोकू मुख्यमंत्री से बच के निकल जाते, यह तो प्रश्न ही नहीं होता। मरना अगर मारने का निर्णय होता तो मार ही डालते। मारना नहीं था, डराना था। एक पिक्चर थी, एक उस घटना को उस घटना को आप समझेंगे तो वैसी की कहानी समझ जाएंगे। इस ड्रामे को, एक माफिया है, वो अपने एक आदमी को धमकी देता है, एक बिल्डर है, कि मुझे 2 करोड़ दे दे, ऐसे कुछ पैसा मांगता है, दे दे। तो बोलता है क्या बात करते हो, नहीं देंगे। तो एक अपने आदमी को खाली रिवॉल्वर, मतलब उसमें गोली नहीं होती है, खाली रिवॉल्वर देकर के भेजता, जाके मार के आ जा, जान से मार के आ, और उसको नहीं बताता। अब वो अपराधी जाता है, वो लिफ्ट में निकलता है, ठा 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 उस पर मारने की कोशिश करता है, एक भी गोली नहीं चलती, लेकिन वो सिंसियरली कोशिश करता है कि मारना है इसको। अब गोली तो पहले डाला ही नहीं था, तो मारने का कोशिश करता है, गोली चलती नहीं, गोली होती नहीं, फिर वो भाग जाता है अपराधी। तो वो आदमी जैसे ही घर पहुंचता है, फिर उस अपराधी का फोन आता है कि अब क्या बोलते हो, पैसा दोगे या नहीं?
अब वो तो इतना डर जाता है आदमी कि कैसे, पता नहीं भगवान का कहां था कि गोली मिस कर गई, नहीं चली और मैं बच गया। भगवान को शुक्रिया। जैसे आज संसद में कहीं हमारे ओवैसी महाराज कह रहे थे, ओवैसी जी कह रहे थे कि अल्लाह जिसको बचाए उसको कोई नहीं मार सकता। अरे अल्लाह क्या बचाएंगे जब क्या बोलते हैं, ठोक मंत्री मारना चाहे, वो बचाना ही नहीं था, मतलब आपको बचाना ही था, मारना था ही नहीं। उस फिल्म को याद करो आप, उस सीन को। तो इतना डर गया, भगवान को प्रार्थना किया, हाथ पैर जोड़ा, और जाकर के जब घर पहुंचा तो जैसे ही फोन आया, बोलता है पैसा दे रहे हो कि नहीं? बोला कहां लाना है, बोलिए जल्दी मैं लेके आता हूं। आप समझिए, कहने का मतलब जो घटना हुई इट्स प्रायोजित थी, ये ड्रामा था। उस डराने के लिए ओवैसी को डराना नहीं था। ओवैसी भी जानते हैं ये ड्रामा है, ये ओवैसी और नरेंद्र मोदी की मिलीजुली साजिश है, सिर्फ डिवाइडेशन ऑफ मुस्लिम्स वोट। अभी मुसलमान ये समझ चुके हैं, उनको मालूम है कि हम अगर एक साथ मिल करके एक जगह वोट नहीं करेंगे तो इसी तरह ठोके जाते रहेंगे। वो अपना वोट बटने नहीं देना चाहते, एक बगा वोट करना चाहते हैं, उन्होंने मन बनाया है। तो ओवैसी को इसीलिए इतना भाव दिया जा रहा है, इतने ड्रामे किए जा रहे हैं कि थोड़ा वोट ओवैसी की तरफ चला जाएगा तो दूसरा मतलब हारने की संभावना रहेगी, कुछ गड़बड़ सड़बड़। कहने का मतलब कितने षड्यंत्रकारी हैं ये, आप ये समझिए। लेकिन जो इनके साथ रहा है ना, वो इनके षड्यंत्र को मैं इनके साथ रहा हूं, इसलिए इनके हर षड्यंत्र को जानता हूं, कैसे षड्यंत्र करते हैं। तो मैं ओवैसी जी से कहना चाहता हूं, ओवैसी भाई बिल्कुल मत चिंता मत कीजिए, आपको मारना वरना था ही नहीं, ये सब तो एक ड्रामा था, आपको भी पता है, आप क्यों अल्लाह को बीच में क्यों लाते हो? यह अलग बात है कि अल्लाह जब तक चाहेंगे तब तक आप नहीं मरोगे, आपको मरना ही नहीं है, आपको जीना है, आपको जहर फैलाना है देश में, आपको नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके रखना है, यही तो आपका काम है। तो आपको कहां से मारेंगे? बोलना शुरू कर दीजिए, इनका विरोध करना शुरू कर दीजिए खुल करके, या मुसलमानों को आह्वान कीजिए, आप खुद कहिए, कल आप ये कहिए कि मुसलमान भाइयों, आप अपना वोट सोच समझकर उस आदमी को दो जो चुनाव जीत सके, मोदी के कैंडिडेट को हरा सके। आप ये बयान दो, तब देखो आप यूपी में आके देखो आप मारते हैं कि नहीं तब कोई नहीं बचाएगा। और ठोक प्रधानमंत्री है, ठोक मंत्री है, वो मार ही देंगे। उसी तरह से मेरे दोस्तों, कुछ और बातें आप तक पहुंचा करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज की ही खबर है, अडानी अंबानी जुकरबर्ग से भी, मतलब फेसबुक का मालिक जो सबसे ज्यादा पैसे वाला था, पता नहीं, तो उसको भी पीछे छोड़ दिया। आप मर गए, आपको कफन नहीं मिला, आप मर गए, आपको ऑक्सीजन नहीं मिला, आप रोड पर चल के मर गए, आपको गाड़ी नहीं घर ले जाने के लिए मिली, आप रेलवे लाइन पर कट कर मर गए चलते चलते, आपको वही ट्रेन आपको आपके घर तक नहीं पहुंचाने के लिए मिली। आप किन किन हालातों से आप अपनों का दाह संस्कार नहीं कर पाए, उन्हें गंगा में बहा दिया, उनकी लाशों को मिला, आपके ही दफनाए लोगों के। तो मेरे भाइयों, इतने बड़े बड़े, इतने बुरे बुरे दिन देखने के बाद आप और हम, लेकिन ना तो जय शाह, ना मोदी, ना पारेख, ना मेहता, ना चौकसी, ना नीरव, ना ललित, ना ये ना वो, ना अडानी, ना अंबानी। अब तो अडानी और अंबानी में होड़ लगी है। अडानी भाई जो है जुकरबर्ग को भी फेल कर दिया। अब जिस समय आप मर रहे थे उसी पीरियड में इनका धन कहां से बढ़ रहा था मेरे दोस्त, वो पैसे कहां से आ रहे थे, ये कैसे इतने धनी हो गए? चिंता की बात तो है।
लेकिन इसी बात से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी हैं क्या। 2 और 2 4, 2 बेचेगा 2 खरीदेगा। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और भारत को ही वो गुजरात बनाना चाहते हैं। अब भारत को अगर गुजरात के रूप में आप देखना चाहते हो तो गुजरात का चप्पा चप्पा अमेरिका और चीन खरीद चुका है। आप जाके देख लीजिए, जितने भी प्रोजेक्ट, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी कार्य हो रहे हैं, वो सब या तो गुजरात चीन की कंपनी, या तो फिर अमेरिकन कंपनी, या विदेशी कंपनियां, या विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर अडानी अंबानी वही लोग बना रहे हैं, माने बिक चुका है। तो क्या आप चाहते हो कि पूरा, जैसे गुजरात नरेंद्र मोदी ने बेच दिया, वैसे पूरा इंडिया बेचना शुरू कर दिए हैं? आप रोकना नहीं चाहोगे? क्या आप रेलवे बेचने को लेकर संतुष्ट हो, खुश हो? अगर खुश हो तो नौकरी क्यों मांगते हो? आप LIC को, एयर इंडिया को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, भारत के सारे संस्थानों को बेचने से आप खुश हो? अगर खुश हो तो नौकरी क्यों मांगते हो और कहां मांगते हो? आप एक तरफ नरेंद्र मोदी के प्राइवेटाइजेशन का समर्थन करते हो और दूसरी तरफ यह सोचते हो कि वो किसान बिल लागू नहीं होगा, किसानों को MSP भी मिल जाएगी। ये क्यों उल्टी, ये कहां से उल्टी गंगा बहेगी? अगर आप प्राइवेटाइजेशन के समर्थक हैं तो देश को बिकते हुए चुपचाप देखते रहिए, अपने कानों में तेल डाल लीजिए, चादर ओढ़ लीजिए और सो जाइए। तो दोस्तों, इसी तरह के मुद्दों को लेकर के मैं कल भी आपके बीच आऊंगा और प्रतिदिन, आज तो मैंने एक भूमिका कि मैं आपको क्या, आप तक क्या लेके आऊंगा ये बताइए, लेकिन कल से टारगेटेड आधे घंटे का मेरा लाइव होगा और उसमें सारे समाचार पत्रों में और सारे यूट्यूबर्स जो मेन पकड़ में आएगा उनको आप तक लेके आऊंगा और वो बताऊंगा और उसका अर्थ क्या है वो बताऊंगा। कहने का मतलब DNA ऑफ गोदी मीडिया, DNA ऑफ GM, डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ गोदी मीडिया, ऐसे कह सकते हैं। वो मैं करूंगा, इनके षड्यंत्र को, और उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, पूरे देश की समस्याएं, देश का तंत्र, सब कुछ नंगा होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर, अगर आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूं तो लोगों तक पहुंचाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।